अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विच इज ऑल अबाउट वेव्स टॉपिक एमसीक्यूज। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 वेव्स। आज हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ये जो प्रॉब्लम्स है एमसीक्यूज है, वो सॉल्व करने जा रहे हैं वेव्स के बारे में। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट वेव्स स्क्रीन के ऊपर। द स्पीड ऑफ साउंड, आपके पास दो साउंड वेव्स हैं। एक की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज और दूसरी की फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज। हमसे कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड ऑफ अ वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 256 हर्ट्ज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 512 हर्ट्ज। ये इन दो स्पीड्स के दरमियान रिलेशन क्या है। लेट एक की फ्रीक्वेंसी है f1 जो है 256 हर्ट्ज और दूसरी की फ्रीक्वेंसी है f2 जो है 512 हर्ट्ज। अगर ये f1 तो इसकी स्पीड v1, ये f2 तो इसकी स्पीड v2। अगर ये f1 तो इसकी वेवलेंथ λ1, ये f2 तो इसकी वेवलेंथ λ2। हमसे क्या बोल रहे हैं कि v1 और v2 के दरमियान रिलेशन क्या है, यानी क्या ये ज्यादा है, क्या ये ज्यादा है। ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस क्या है, half is great, 4 times is great, twice is great or same। याद रखना इस सवाल में हमें मीडियम के बारे में कुछ भी बताया नहीं है। इट मींस मीडियम सेम है। तो याद रखना किसी भी वेव के साथ, किसी भी वेव में अगर एक वेव है तो इसके पास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड लैम्डा का होना लाजमी है। These are the characteristics, the main characteristics of a wave. So, frequency depends on source, lambda depends on source, but speed of sound, याद रखना, speed is a function of medium. Speed is a function of medium. यानी अगर मीडियम सेम है तो स्पीड का सेम होना लाजमी। तो इस ऑप्शन में चूंकि मीडियम सेम है इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज सेम। यानी v1 एंड v2 सेम है, अगरचे f1 f2 λ1 λ2 डिफरेंट है लेकिन स्पीड सेम है। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गेस इज प्रोपोर्शनल टू, ये गेस के अंदर एक स्पीड साउंड जा रही है स्पीड v से, ये किसके प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो यह रखना स्पीड ऑफ साउंड के बारे में 2 साइंटिस्ट्स जो मशहूर है, सर आइजैक न्यूटन एंड लेप्लाक या लेप्लास। सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी रूट। किसके मुताबिक? न्यूटन के मुताबिक, सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। जब न्यूटन ने कैलकुलेट किया था स्पीड ऑफ साउंड तो इसकी जो आंसर है उसमें 16% एरर आया था, यानी 280 मीटर पर सेकेंड समथिंग इसके आंसर थे 81। कितनी एरर थी? एरर इज अबाउट 16%। सो इस एरर को करेक्ट करने के लिए लेप्लाक और लैप्लास उसने करेक्शन दिया था, लैप्लास करेक्शन। उस करेक्शन के मुताबिक, लेप्लाक के मुताबिक, स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। जब लेप्लास ने इस आंसर को कैलकुलेट किया था स्पीड ऑफ साउंड को, तो इसका जो आंसर था वो 332 या 333 मीटर पर सेकेंड आया था, which was same as that of experimental value. So लेप्लाक के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, not isothermal. Therefore, the correct option is option number C, square root of adiabatic elasticity. ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। Speed of sound, with the propagation of longitudinal wave through a material medium, the quantities transferred in the direction of propagation are, यानी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है,
वो जा रही है किसी मीडियम के अंदर, हमसे कह रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये वेव अपने साथ कौन सी क्वांटिटीज ले जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, मोमेंटम एंड मास, ऑप्शन बी एनर्जी एंड मास, ऑप्शन सी एनर्जी एंड मोमेंटम, ऑप्शन डी एनर्जी। याद रखना मेरे भाई, वेव कैन नॉट ट्रांसफर मास, वेव कैन नॉट ट्रांसफर मास। सो जिस भी ऑप्शन के अंदर मास है वो गलत है। ऑप्शन ए बी सी जिस ऑप्शन में मास है वो गलत, वो सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेव कैन नॉट ट्रांसफर मास। रह गए दो चीजें, एक एनर्जी, एक ही मोमेंटम। किसी भी वेव या कोई भी वेव किसी भी मीडियम के अंदर अगर आगे जा रहा है तो वो अपने पास दो चीजें लेकर जा रहा है, एक एनर्जी, एक मोमेंटम। So a wave can energy transfer, carry energy and momentum. So देखते हैं ऑप्शंस में कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है एनर्जी, मोमेंटम एंड मास, ये तो गलत है क्योंकि इसके अंदर मास आ गया। ऑप्शन बी एनर्जी एंड मास, फिर से गलत है। ऑप्शन डी एनर्जी एंड मोमेंटम, हाँ ये सही है, बिकॉज अ वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। ऑप्शन डी एनर्जी, हाँ एनर्जी तो सही है लेकिन इसके अंदर मोमेंटम नहीं है, चूंकि अ वेव कैन आल्सो ट्रांसफर मोमेंटम, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन विच इज अबाउट एनर्जी एंड मोमेंटम। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज अ चेंज इन द, अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर हो रहा है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव चेंज हो सकता है। ऑप्शन ए इज वेलोसिटी, B frequency, C wavelength, D both A and D। both A and D लिखा है, ये गलत है क्योंकि यहां पर आना चाहिए both A and C। चलिए हम इसको टिक करते हैं both A and C। अब यहां पर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी वाला। अब एक वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रहा है, चलिए समझते हैं पहले। फर्ज करिए ये एक मीडियम है, मीडियम 1 है ये, और ये सेकंड मीडियम। हमसे कह रहे हैं एक वेव एक मीडियम के अंदर आ रहा है, एक वेव, इट इज अ वेव enters from this medium to this medium, another medium. So let ये वेव इंटर हो गया। Let's suppose, let we say this medium is rarer medium, this medium is denser medium। फर्स्ट करें हम ये बोलते हैं, तो जब ये वेव रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम के अंदर इंटर हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फोकाल्ट नामी साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फोकाल्ट द स्पीड ऑफ अ वेव व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। तो ये वेव जिसके अंदर इंटर होकर अपने स्पीड को डिक्रीज करेगा। सपोज यहां पर स्पीड v है, यहां पर स्पीड v को डिक्रीज करना है। पहले आप ये लिख लें, पहले आप ये समझते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। फिर आप जानते हैं f इज इक्वल टू v बाई लेमडा, ये एक रिलेशन है स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के दरमियान। अब जब एक वेव एक मीडियम में से दूसरे के अंदर एंटर हो रहा है तो ये स्पीड डिक्रीज कर रहा है। मैंने बताया था आपको इस सवाल में कि ये फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम, frequency is a function of frequency is a function of source, frequency is a function of source। यानी जब तक सोर्स अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करे तब तक साउंड या जो भी वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर सोर्स की बात हो ही नहीं रही, वो हमसे कह रहे हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी सोर्स इज कांस्टेंट, सोर्स इज फिक्स, हेंस फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट। सो अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो लाजमी होना चाहिए लेमडा को डिक्रीज, लेमडा वेवलेंथ मस्ट, बिकॉज स्पीड एंड वेवलेंथ के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और अगर रेशियो कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इस सवाल में फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट होना है तो अगर स्पीड डिक्रीज होना है वेवलेंथ को लाजमी डिक्रीज होना चाहिए। हेंस ये वेव इस तरह होगा, ये अपने पाथ से बेंड भी होगा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये देखिए अगर ये सम एंगल पर है, अगर एंगल नहीं है तो फिर ये स्ट्रेट, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, इस तरह होगा, इस तरह, ये ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको। तो ये देखिए लेमडा डिक्रीज्ड,
speed also decrease while frequency is फिर भी constant. इसकी frequency अभी भी क्या है वो constant. So देखते हैं ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहा है. ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज वेलोसिटी, सही वेलोसिटी चेंज हो रही है. लेकिन देखते हैं दूसरे ऑप्शंस में फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग बिकॉज सोर्स इज फिक्स. सी वेवलेंथ, हाँ ये भी चेंज हो रहा है. डी, चूंकि डी में उन्होंने लिखा है बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड डी तो गलत है, बोथ ए एंड सी करेक्ट है. हमने लिखना है बोथ ए एंड सी. क्यों? क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ दोनों का होना, चेंज होना लाजमी है. क्यों? अगर ये दोनों चेंज ना हो गए तो फ्रीक्वेंसी फिर कांस्टेंट नहीं है. इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज अबाउट बोथ ए एंड सी. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4. साउंड इन ए डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमसे कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैसे डिपेंड कर रहा है. ऑप्शन देखते हैं. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P minus 1 power. V is directly proportional to P power 1 upon 2. V is directly proportional to P square. D, V is directly proportional to P naught. पहले देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन क्या. हमसे ये मांग रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड और प्रेशर के दरमियान गैस के अंदर रिलेशन क्या है. याद रखना स्पीड ऑफ साउंड का जो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है वो है V is equal to P upon rho under root, where P is pressure, rho is density. P is pressure and rho is density. तो हमसे कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड और प्रेशर के में रिलेशन क्या है. अब याद रखना अगर हम इस रिलेशन के मुताबिक देखें तो स्पीड और प्रेशर का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट. यानी अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड को इंक्रीज होना चाहिए. अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड को डिक्रीज होना चाहिए. लेकिन एक मिनट, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो क्या डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी? नो, लाजमी है डेंसिटी को इंक्रीज होना. क्यों? क्योंकि अगर ये एक गैस है, इसका प्रेशर सपोज P है, डेंसिटी रो है. अगर आप इस गैस को कंप्रेस करें, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करें, अगर आप गैस को कंप्रेस करें प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, तो बताए क्या पार्टिकल्स क्लोजर नहीं आएंगे एक दूसरे के? तो अगर पार्टिकल्स क्लोज आ गए तो क्या डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी? इसलिए अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है. अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी डिक्रीज कर रही है. इट मींस इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो ऑलवेज फिक्स है, कांस्टेंट है. अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी डिक्रीज कर रही है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है. इट मींस प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर ये दोनों डायरेक्ट है तो V का कांस्टेंट होना लाजमी है. इट मींस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी V का प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है. मतलब स्पीड प्रेशर चेंज करने से स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. तो इन ऑप्शंस में से मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. क्यों? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट, मतलब आंसर पावर जीरो, इसका कोई रिलेशन नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट at what temperature the speed of sound in air will be 1.5 times its value 827 degrees Celsius in air. हमसे कह रहे हैं एक स्पीड ऑफ साउंड है, लेट इसका स्पीड फॉर एग्जांपल हम एक स्पीड को v1 मान लेते हैं. पहले तो ये लेते हैं स्पीड, ओके एक मिनट, स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या है. पहले तो ये देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद रूट ऑफ टेम्परेचर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर. रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर सही है. यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड को इंक्रीज होना है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड को इंक्रीज होना है. अब हमसे कह रहे हैं कि अगर एक स्पीड ऑफ साउंड है 27 डिग्री सेल्सियस पर,
इसकी स्पीड v है। सपोज हम लिखते हैं कि T1, इसको T1 मान लेते हैं, इज 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो आएगा 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। इस टेम्परेचर पर लेट सपोज स्पीड v1, ये स्पीड कुछ भी हो सकता है। फिर कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को T1 से इंक्रीज करके T2 बना दें, और लेट सपोज T2 इज अननोन, और T को इंक्रीज करने से हमसे कह रहे कि V1 स्पीड से स्पीड V2 हो गई, और ये V2 स्पीड 1.5 टाइम्स ऑफ V1 है। यानी जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लाजमी है स्पीड को भी इंक्रीज होना है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर T1 पर इतना स्पीड है तो फिर T2 इंक्रीज करने से, पता नहीं को कितना इंक्रीज हो गया, हमसे मांग रहे हैं कि T2 कितनी है, इसकी स्पीड 1.5 टाइम्स ऑफ V1 होगी। बताएं T2 क्या है, हमसे क्या मांग रहे हैं, T2 मांग रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। एक मिनट पहले एक रिलेशन बनाते हैं। A को V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू T1 लिखते हैं, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन को V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू T2 रूट लिखते हैं, ये सेकंड इक्वेशन। अब इनमें ज्यादा क्या है, V2 ज्यादा है, तो इक्वेशन 2 को 1 पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, यानी V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 रूट, रूट के अंदर है। आपको पता है V2 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ V1, इधर सवाल में दिया उन्होंने, तो यहां पर लिखते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ V1, V2 की जगह पर डिवाइड बाय V1 लिखते हैं, इज इक्वल टू T2 तो अननोन है, T1 तो नाउन है, 300 है, तो पर 300 लिखते हैं रूट। अब V1 से V1 कैंसल आउट, V1 से V1 कैंसल आउट। अब 1.5 इज इक्वल टू यहां पर T2 रूट 300। अब 300 को यहां पर भेज देते हैं, तो 300 रूट यहां पर आएगा T2 रूट, ये डिवाइड था, उधर आकर मल्टीप्लाई। अब दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो ये कैंसल आउट। सो 300 इंटू, अब 1.5 का रूट लेते हैं, 1.5 5 25 2 5.27 15511, सो 575, ये आएगा 12, ये 2, सो 2.25 इज इक्वल टू T2 ये। अब 2.25 को 300 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको 2 मान लें तो ये 300, ये 600 आएगा। अब 600, अब 300 एंड 2.25 को मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, इधर एक मिनट, इधर इधर सॉल्व करते हैं। सो 300 into 2.25 is equal to T2, तो यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसल, 3 5s are 15, 1 3 2 6 7, 3 2s are 6, यानी 675 केल्विन आएगा। क्या 625 केल्विन। अब केल्विन कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमने 675 केल्विन से 273 को माइनस करना है, तो आंसर आएगा शायद 402 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं ऑप्शन में से कि क्या 402 डिग्री सेल्सियस मौजूद है या नहीं है। सो ऑप्शन 1 102 डिग्री सेल्सियस गलत है, बी 204 डिग्री सेल्सियस गलत है, सी 204 अगेन फिर से गलत है, डी 402 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। When sound waves enter from air into water, then अगर साउंड वेव्स एयर से वाटर के अंदर इंटर हो रहे हैं, लेट्स सपोज इस तरह कहते हैं, ये वाटर, इट इज वाटर फॉर एग्जांपल, और ये एयर। हमसे कह रहे अगर साउंड वेव्स लाइट इस तरह आ रहा है, ये साउंड वेव्स ये एयर में से वाटर के अंदर दाखिल हो रहे, तो क्या क्या हो सकता है। ऑप्शंस देखते हैं, क्या लैम्डा इंक्रीजेस, बी
फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, सी स्पीड डिक्रीजेस, डी ऑल ऑफ देम। हमसे कह रहे अगर एक साउंड वेव एक मीडियम में से यानी हवा में से वाटर के अंदर इंटर हो रहा है तो बताए इनमें से क्या हो सकता है। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स। Frequency can never be changed if a wave enters from one medium to the other. It can only be changed by changing the source. So इस सवाल में से हमसे कह रहे कि ये इंटर होकर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, लैम्डा चेंज हो रही है या स्पीड। तो याद रखना कि बताया था आपको लोगों को कि स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम। क्या? स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम। सो यहां पर सबसे पहले स्पीड को चेंज होना लाजमी। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ क्या? फंक्शन ऑफ मीडियम। स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ, तो अगर स्पीड चेंज मीडियम चेंज तो स्पीड को लाजमी, जब स्पीड चेंज होगा तब लैम्डा चेंज होगी। लेकिन यहां पर लैम्डा डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है F इज इक्वल टू V बाई लैम्डा। अगर स्पीड ने डिक्रीज होना है तो लैम्डा ने भी डिक्रीज होना है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज। क्योंकि एयर से डेंस मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो स्पीड डिक्रीज लैम्डा डिक्रीज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। लेकिन यहां पर ऑप्शन क्या दिया है? लैम्डा इंक्रीजेस, जो कि गलत है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस गलत है। स्पीड डिक्रीज, हाँ ये सही है, स्पीड डिक्रीजेस। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ देम व्हिच इज रॉन्ग। सवाल नंबर 8, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इज vs इन एयर। हवा में सपोज, फिर से ये सवाल है, इधर समझते हैं। हवा में एक साउंड वेव की स्पीड vs है, सही है। फिर if density of air is increased twice then the new velocity of sound will be, अगर चलिए इधर लिखते हैं, ये हवा है, these are particles of air इधर, एंड वही हवा इधर भी मौजूद है, लेकिन यहां पर डेंसिटी इंक्रीज है। हमसे कह रहे हैं अगर यहां पर एक साउंड वेव जा रहा है और इसकी स्पीड vs है और डेंसिटी सपोज रो है, जब ये हवा में से रेड एयर में से डेंस एयर के अंदर जिसकी डेंसिटी सपोज इंक्रीज हो गई रो, तो यहां पर इसका जो स्पीड है सपोज इसको हम v2 मान ले, ये कितनी होगी? यानी एक रेयर है हवा में से, स्पीड ऑफ साउंड इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंस हवा में, तो बताए अगर यहां पर डेंसिटी रो है तो यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी अगर यहां पर v है। तो याद रखना भाई, स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्पीड को डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो स्पीड को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो यहां पर देखें, अगर ये रेयर में से डेंस के अंदर जा रही है तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो स्पीड को क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। vs गलत है, कांस्टेंट, यहां पर vs नहीं है, यहां पर चेंज है। क्यों? डेंसिटी चेंज है। बी √2 vs, यानी ये √2 टाइम्स vs ज्यादा है, गलत है, डिक्रीज हो रही है, ज्यादा तो नहीं है, डिक्रीज हो रही है। सी vs अपॉन √2, हाँ ये सही है, यानी ये vs या √2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है क्योंकि डिवाइड में। डी भी देखते हैं, 3/2 vs 3/2 is 1.5 which is again greater, गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज vs अपॉन √2, यानी यहां पर जो न्यू स्पीड है v2, ये vs से √2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी √2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। अगर ये √2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है तो स्पीड को √2 टाइम्स डिक्रीज होना लाजमी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, an ultrasonic waves is used in hospital to detect tumor in tissue. The working frequency of scanner is 42 megahertz, यानी एक अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो हॉस्पिटल में यूज हो रही है टिश्यूज को स्कैन करने के लिए, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी वाली वेव्स हैं, ये सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर एंटर हो सकती है। हमसे कह रहे अगर इनकी फ्रीक्वेंसी 4.2 मेगाहर्ट्ज है, 4.2 मेगाहर्ट्ज है, और फिर उन्होंने इसका स्पीड दिया है कि टिश्यू के अंदर इसका स्पीड क्या है, कितना स्पीड है? 2.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बताए व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, बताए। सॉल्व करते हैं।
v इज इक्वल टू एफ लेमडा सब जानते हैं। अब हमें क्या चाहिए, लेमडा चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू v बाई एफ। सो v इज 2.1, किलो मीन्स 10 पावर प्लस 3, किलो इज अ प्रीफिक्स, क्योंकि ये भी प्रीफिक्स है, ये भी इसको खत्म करना है ऐसा यूनिट में, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.2। अब ये मेगाहर्ट्ज 10 पावर प्लस 6 है। अब प्लस 3 प्लस 6 कैंसिल, 3 ऊपर आकर -3 यानी 2/1 अपॉन 4.2 10 पावर -3। अब जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो आंसर में से ये आएगा, अगर 2.1 को 4.2 पर डिवाइड करें तो आंसर इज 0.5 10 पावर -3 मीटर, क्योंकि वेवलेंथ इज डिस्टेंस। अब इस पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करते हैं, सो 5 10 पावर ये बनेगा -4 मीटर्स। दिस इज द वेवलेंथ। देखते हैं ऑप्शन में ऑप्शन मौजूद है नहीं है। ऑप्शन 1 4 10 पावर प्लस 3 गलत है। ऑप्शन बी 5 10 पावर -4 मीटर सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए दूसरा ऑप्शन भी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी 8 10 पावर -3 गलत है। ऑप्शन डी 8 10 पावर -4 गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज 5 10 रेज्ड पावर -4 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन इज when a source of sound is in motion towards stationary observer, the effect observed is, हमसे कह रहे हैं अगर ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, लेट दिस इज अ सोर्स एस ऑफ साउंड, ये सोर्स है एंड एमिट्स साउंड वेव्स। लेट ये कौन से वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और लिसनर है, सपोज ये लिसनर है, और इस सवाल में हमसे कह रहे लिसनर इज एट रेस्ट, किस चीज में, रेस्ट में, एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर विद स्पीड vs। अब इन वेव्स का जो स्पीड है वो v है, फ्रीक्वेंसी a पे लेमडा, वेवलेंथ लेमडा है। हमसे कह रहे ये ऑब्जर्वर, ये लिसनर यहां पर कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व करेगा, यहां पर ये लिसनर कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व करेगा। याद रखना दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डॉपलर्स इफेक्ट। अगर एक पॉइंट याद रखें कंसेप्ट, अगर सोर्स मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, चलिए पहले लिखते हैं, इफ सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और लिसनर, अगर एक सोर्स लिसनर की तरफ आ रहा है, अगर एक सोर्स लिसनर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा। नंबर 1 याद रखना, इस वेव का जो वेवलेंथ है, वेव का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को डिक्रीज होना चाहिए। वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड, वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड, द वेवलेंथ ऑफ द वेव डिक्रीजेस, जिसको हम बोलते हैं लेमडा इफेक्टिव डॉपलर्स इफेक्ट में। दूसरा स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड फिर भी क्या है, कांस्टेंट, वेव का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा अब ये देखिए f इज इक्वल टू v बाई लेमडा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहां पर वेवलेंथ डिक्रीज किया है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, और ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं ये अपेरेंटली चेंज है, अपेरेंटली, क्या अपेरेंटली। ये कब, अगर सोर्स ने लिसनर की तरफ मूव किया। दूसरी बात, इफ सोर्स moves away from listener, अगर सोर्स ने आपसे अवे मूव किया तो क्या होगा। नंबर 1 याद रखना, लैम्डा इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, अगर सोर्स ने आपसे अवे मूव किया तो लैम्डा इंक्रीज। स्पीड भी कांस्टेंट है, लेकिन यहां इस केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, लेकिन फिर से अपेरेंटली। तो देखते हैं सवाल क्या बोल रहे हैं। When a source of sound is in motion towards stationary observer, यानी इसकी तरफ आ रहा है, the effect observed is, यानी ये कौन सा effect ऑब्जर्व करेगा। याद रखना या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड ओनली, नो। स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो चेंज। दूसरा, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ओनली, हाँ।
ये सही है। फ्रीक्वेंसी ओनली कैसा ऑप्शन में ओनली, देखते हैं क्या लेमडा है या नहीं, अगर लेमडा है तो फिर वो भी सही है। स्पीड इंक्रीजेस, सॉरी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। सी डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, नो गलत है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। चौथा डी इंक्रीज इन बोथ द वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, गलत है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर ये डी ऑप्शन ये था कि इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीज इन वेवलेंथ, तब डी ऑप्शन सही थी। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। नो, स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ओनली। अब दूसरी बात, ये तो होता सवाल के बारे में। अब अगर इसने मूव किया, इसको इरेज करते हैं, इसको समझते हैं, एक मिनट। अगर ये नोट क्या होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर इस तरह सवाल करना है तो आपको ये बातें पता होना लाजमी, वरना आप स्टक हो जाओगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसको समझते हैं, किसको, लिसनर के बारे में। अब ये तो हो गया सवाल के बारे में खत्म। अब इसको खत्म करते हैं, इसको मूव करते हैं, ये रेस्ट में। अभी नंबर 1, इफ लिसनर moves towards source, अब इस बार ये मूव कर रहा है, ये रेस्ट में, तो क्या होगा। नंबर 1 याद रखना, इस बार लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा विल नॉट चेंज। अगर सोर्स ने मूव किया तो लेमडा विल चेंज, और अगर सोर्स रेस्ट में तो लेमडा विल नॉट चेंज। अगर तो ये मूव कर रहा है सो लेमडा इज कांस्टेंट। दूसरी बात याद रखना, स्पीड या वेलोसिटी इस बार इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी, और जब ये मूव करे टुवर्ड वेव्स तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीजेस। रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन ला बोल रही है। अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, वो इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। और जब वेलोसिटी ने इंक्रीज किया तो लाजमी फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस। ये कब? ये तब अगर सोर्स ने लिसनर ने टुवर्ड्स सोर्स मूव किया। अब इफ लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स, अगर लिसनर ने सोर्स से अवे मूव किया इस डायरेक्शन में, पहले तो ये डायरेक्शन था वी नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, अब अवे मूव कर रहे तो क्या होगा। नंबर 1 याद रखना, अब भी लेमडा कांस्टेंट, लेमडा विल नॉट चेंज क्योंकि ये रेस्ट में ये मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, स्पीड डिक्रीज होगी। अभी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज, रिलेटिव स्पीड डिक्रीजेस नाउ। एंड थर्ड वन, फ्रीक्वेंसी विल आल्सो डिक्रीज। अपेरेंटली ये फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली, ये स्पीड रिलेटिव है, लेमडा अफेक्टिव है, सही है। ये है हमारा कंसेप्ट अबाउट डॉपलर्स इफेक्ट क्वेश्चंस। अगर सोर्स ने मूव किया तो क्या चेंज होगी, और अगर लिसनर ने मूव किया तो विच फैक्टर्स विल चेंज। ये याद रखना, इट विल हेल्प यू इन एवरी सच क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The velocity of sound is generally greater in solids than gases because इन हमसे कह रहे हैं कि सॉलिड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है गैसेस से। क्यों? ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज हाई एंड इलास्टिसिटी इज लो। नो, सही है, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा है लेकिन इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, लो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लो एंड इलास्टिसिटी इज हाई। नो, डेंसिटी भी ज्यादा है, इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, बोथ द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स आर वेरी लो। गलत है, दोनों कम कर दिए उन्होंने, गलत है। तीसरा, चौथा, द इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है v इज इक्वल टू e अपॉन रो, या हमने इसको p बाई रो भी बोला था क्योंकि ये इसका रिलेशन के दरमियान है। तो सॉलिड्स में इसलिए स्पीड ज्यादा है क्योंकि सॉलिड्स में इलास्टिसिटी वेरी हाई है। अब इलास्टिसिटी वेरी हाई होने से स्पीड एक्चुअल में रेशियो बिटवीन इलास्टिसिटी टू रो ऑफ सॉलिड्स इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इलास्टिसिटी अपॉन रो ऑफ लिक्विड्स, एंड ये हाई है
is compared to elasticity upon rho of gases. So the correct option is D. Elasticity is very high. ये है क्वेश्चन नंबर 12. In sound waves during compression, साउंड वेव्स के अंदर जब पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं, अब ये देखें, ये एयर है, जब इसके अंदर साउंड ट्रेवल कर रही है साउंड, तो इसके अंदर कंप्रेशंस एंड रिफ्लेक्शंस पैदा हो रहे हैं. कंप्रेशंस एंड रिफ्लेक्शन हमसे कह रहे हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होगा. याद रखना, ड्यूरिंग कंप्रेशन इसकी डेंसिटी इंक्रीज, क्योंकि पार्टिकल क्लोज आ रहे हैं, इसका प्रेशर भी इंक्रीज, क्योंकि साउंड वेव्स प्रेशर वेव्स है. जब पार्टिकल क्लोज आ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. देखते हैं क्या ऑप्शंस में से डेंसिटी और प्रेशर दोनों इंक्रीज दिया है या नहीं है, या एक एक दिया है. पढ़ते हैं ऑप्शंस. डेंसिटी ऑफ मीडियम इज मैक्सिमम, सही है, डेंसिटी मैक्सिमम है. देखते हैं प्रेशर. बी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मिनिमम, गलत है. सी, प्रेशर ऑफ मीडियम इज मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम है, सही है. डेंसिटी मैक्सिमम है, प्रेशर भी मैक्सिमम है. डी ऑप्शन, none of these, sorry, both A and C, हाँ सही है, both and C. क्यों? क्योंकि डेंसिटी B ज्यादा है, मैक्सिमम है, प्रेशर B ज्यादा है, मैक्सिमम है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ A and C. ये था क्वेश्चन नंबर 12. 13, द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज EI. हमसे कह रहे हैं कि मीडियम की जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है वो EI है, और मीडियम की जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है वो EA. सो कहते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. साउंड के बारे में बोल रहे हैं. याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी रूट. लेकिन ये आइसोथर्मल न्यूटन ने प्रपोज किया था. जब हम यहां पर आइसोथर्मल लगाते हैं तो इसके अंदर 16% एरर आया था. एरर एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. फिर लेप्लास साहब ने कहा था नहीं, ये आइसोथर्मल नहीं, ये एडियाबैटिक है. तो जब हमने V इज प्रोपोर्शनल टू एडियाबैटिक प्रोसेस लिया था, तो द करेक्ट आंसर वाज 332 और 333 मीटर पर सेकंड. सो ये सही था. इसलिए यहां ऑप्शंस में अगर एडियाबैटिक मौजूद है तो वही सही ऑप्शन होगा. चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस. नंबर 1, रूट ऑफ EI गलत है क्योंकि एरर इसके अंदर. रूट ऑफ EA सही है, ये सही है, ऑप्शन बी सही है. ऑप्शन सी, EA गलत क्योंकि रूट नहीं है. ऑप्शन डी, EI गलत, रूट नहीं है. तो देखिए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी. ये था क्वेश्चन नंबर 13. 14, a particular wavelength released from a galaxy is measured on Earth and is found to be 15% more than that wavelength, hence galaxy is. अब देखते हैं, ये अर्थ है, ये एक सपोज गैलेक्सी, एक अर्थ है, एक गैलेक्सी. अब अर्थ से एक सपोज वेव आ रही थी अर्थ पर. लेट सपोज इसकी वेवलेंथ लैम्डा आती. अब इस वेव का सोर्स गैलेक्सी, सो गैलेक्सी इज द सोर्स ऑफ वेव. फिर थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि हमें न्यू वेवलेंथ मिल गई. न्यू वेवलेंथ क्या? न्यू वेवलेंथ. अब न्यू वेवलेंथ पुराने वेवलेंथ से 5% इंक्रीज की थी. द न्यू वेवलेंथ वाज इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम द ओल्ड वेवलेंथ. तो बताइए गैलेक्सी क्या कर रही है? टुवर्ड्स अर्थ आ रही है, आगे जा रही है. बताया था आप लोगों को. इफ सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम लिसनर, पिछले सवाल में, इफ सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम लिसनर, देन याद रखना लेम्डा इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, स्पीड कांस्टेंट. तो इस ऑप्शन में चूंकि लेम्डा ने इंक्रीज किया है 5%, तो द गैलेक्सी मस्ट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स. तो देखते क्या ये ऑप्शंस इसमें मौजूद है या नहीं ऑप्शंस में. तो नंबर 1, मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, नहीं. अगर इसने अर्थ की तरफ मूव किया तो लेम्डा को डिक्रीज होना है, ये तो इंक्रीज कर रही है, गलत है ऑप्शन ए. बी, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, नो. अगर ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, तो देयर इज नो एनी चेंज इन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन सी, गोइंग अवे फ्रॉम अर्थ, हाँ ये सही है, ये अर्थ से अवे जा रही है, ये अर्थ से. D, none of these. So the correct option is option number C, are moving away from the earth. ये था क्वेश्चन नंबर 14. About waves
आई होप कंसेप्ट क्लियर किया होगा हम लोगों ने आपका और हेल्पफुल भी है। तो कोशिश करते इसी वेव्स चैप्टर का और एमसीक्यूज भी अपलोड करें। आप ये स्टडी करें, याद रखें, कंसेप्ट याद रखें। हम कोशिश करते हैं वो भी अपलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।